नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां, और इसका हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग क्लास करेंगे। हम लोगों ने कल मनका निर्माण के बारे में पढ़ा और उसके उत्पादन केंद्र कौन कौन से रहे, इसके बारे में जानकारी ली। अब इसके आगे चलेंगे। जैसे कि शिल्प के बारे में हम लोग देखें तो शिल्प में था मनका निर्माण। अब हम लोग मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से उनके रॉ मटेरियल्स हैं, कच्ची सामग्रियां हैं, और कौन कौन से उत्पादन केंद्र हैं। ठीक है। कल हम लोग यहां पे थे। नागेश्वर बालाकोट उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में हम लोग पढ़ाई करें। अब अगले पे चलते हैं। मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण। मूर्तियों का निर्माण 3 सामग्रियों के माध्यम से किया गया लगता है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 पत्थर, और नंबर 3 मिट्टी, मिट्टी की मूर्ति, जिसे मृण मूर्ति कहते हैं, जिसको अक्सर आप पढ़ते होंगे मृण मूर्ति, मृण मूर्ति। ठीक, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति और धातु की मूर्ति। सबसे पहले हम लोग आते हैं धातु की मूर्ति पर। आप लोग अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें पता चला होगा कि मोहनजोदड़ो से 2 मूर्तियां ऐसी प्राप्त हुई हैं जो धातु की हैं। उसमें से एक कांसे की नर्तकी की है, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, डांसर। ये लगभग 11.8 सेंटीमीटर की है। ठीक, कांसे की नर्तकी। कांसे के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि कांसा कापर और टिन से मिलकर के बनता है। कापर हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था, टिन हम लोग आयात करते थे। अब ये देखेंगे कि जो धातु की मूर्तियां बनती थी वो किस पद्धति से बनती थी, क्या तकनीकी प्रयोग करते थे उस समय के लोग। तो अक्सर आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे लुप्त मोम पद्धति, लुप्त मोम पद्धति, लास्ट वैक्स सिस्टम, लास्ट वैक्स। इसमें होता क्या था कि पहले जिस भी मूर्ति, जिस भी व्यक्ति की या फिर पशु की जो भी मूर्ति बनानी होती थी, उसी की तरह एक मोम का मॉडल बना लिया जाता था, मोम का मॉडल। फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। ठीक, और उस जो मिट्टी का लेप करने के बाद वो अंदर जब चली जाती थी मोम, उसके ऊपर किसी भी तरफ अगल बगल जहां भी जनरली लोग ऊपर करते थे, सर के ऊपर, वहां एक छिद्र कर देते थे। फिर उस मोम का मॉडल जो बना हुआ, जो मिट्टी के अंदर जा चुका है, उसे आग में पकाते थे। जब आग में पकाते थे तो उस छिद्र के माध्यम से मोम पिघलकर बाहर चली जाती थी और एक मिट्टी का ढांचा तैयार मिल जाता था, सांचा, एक सांचा तैयार हो जाता था, सांचा, एक सांचा तैयार हो जाता था।
मतलब जैसे अगर हम देखें कि एक आगे का इधर वाला पोर्शन आंख वाला आगे हो जाए और इसी तरह का एक पोर्शन पीछे के साइड का रहे, पीछे के साइड का, ये बालों वाला पोर्शन। अब इन्हीं दोनों को एक कर देते थे, दोनों इस जैसे समझ लीजिए, ये आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है। पहले मोम की मूर्ति बनाए और उसी में इसको ले जा करके मिट्टी का लेप लगा दिए, चढ़ा दिए। अब उसके बाद जब आग में गर्म करते थे तो इसके ऊपर अगर ये छिद्र रहता था तो मोम इसी से निकल करके बाहर चला जाता था, फिर ये सांचा तैयार हो जाता था। ठीक, अब क्या होता था कि जिस भी धातु का हमको मूर्ति तैयार करना रहता था उसको पिघला करके इसी छिद्र के माध्यम से उस सांचे में डाल दिया जाता था। ठीक, फिर उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता था। ठंडा करने के बाद वह धातु उसी सांचे के अंदर जम जाती थी, फिर उस सांचे को तोड़ करके उस मूर्ति को प्राप्त कर लेते थे और फिर उसके बाद उसकी घिसाई, रंगाई, पुताई जो भी करके उसको एक अंतिम रूप दिया जाता था। यह हो गया लास्ट वैक्स पद्धति या लुप्त मोम प्रणाली। इसी के माध्यम से धातु की मूर्तियां लगभग तैयार की जाती थी। अब चाहे वो तांबे की मूर्ति तैयार करे या कांसे की, चाहे पीतल की तैयार करे। ठीक है, यह प्रक्रिया रही धातु की मूर्ति बनाने के लिए। अब जैसे हम लोग देखें कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यह अक्सर क्वेश्चन आता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य किस सौंधवकालीन सभ्यता के स्थल से प्राप्त होता है। सौंधवकालीन सभ्यता के किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो आप इसको लिखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अगर इसके और डिटेल में जाएं तो यह भी पूछ सकता है कि किस जगह से प्राप्त हुआ है। क्या यह अपर सिटी से अर्थात सिटेडल या दुर्ग से प्राप्त हुआ है, गढ़ क्षेत्र या किला क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, या आवासीय क्षेत्र या निचले नगर से प्राप्त हुआ है? तो आप यह ध्यान रखेंगे यह है दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुई मूर्ति है। इज दैट क्लियर? इसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे अभी टीजीटी कला का प्रश्न पेपर हुआ था साल 2 साल पहले, मुझे एक्चुअल डेट नहीं याद है, उसमें भी ये पूछा हुआ था और उसकी लंबाई पूछ लिया था कि इसकी लंबाई कितनी थी। तो इसकी लंबाई भी अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से मिलती है। हमने जो यहां पे मेंशन किया हुआ है वो उपेंद्र सिंह की किताब से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो कांसे की नर्तकी। अब अगर इसको देखेंगे तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये कांसे की नर्तकी है, कुछ विद्वान इसमें भी कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। और उसमें है क्या कि कांसे की मूर्ति जो है उसकी एक आंख, एक हाथ उसके कमर पे है और दूसरा उसके घुटने पर है, गर्दन उसका थोड़ा सा पीछे के साइड में गया हुआ है। इस आधार पे कुछ लोग इसके कांसे की मूर्ति नर्तकी कर देते हैं, इसको डांसर मान लेते हैं, पता नहीं किस भाव भंगिमा में है, लेकिन आप इसको तैयार रखें कांसे की नर्तकी के रूप में, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखें धातु का, फिर पत्थर का देखते हैं। पत्थर की मूर्तियां, कभी कभी जो पत्थर की मूर्ति है पत्थर की मूर्ति, पत्थर की तो कुछ मूर्तियां ऐसी प्राप्त हुई हैं जो पीछे से पूरी तरह से सपाट है और आगे उनका आगे वाला भाग बना हुआ है। एक जगह मिलता है कि एक योगी की मूर्ति की तरह मिलता है, उसकी जो आंख है वो उसके नाक के अगले वाले भाग पर केंद्रित है, जैसे लग रहा है वो ध्यान में है ऐसे करके, और वो एक तिरछा इस कंधे से जा करके इस कमर तक कपड़ा पहन रखा है। तो कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि वो पत्थर के पुरोहित की मूर्ति है, पुरोहित की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए छीनी हथौड़ी का प्रयोग करते होंगे या कुछ भी ऐसे उपकरण होंगे जो पत्थर की मूर्तियों में सहायक होते होंगे बनाने में। फिर आता है मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की मूर्ति,
मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियों में सबसे अधिक मातृदेवी की मूर्ति मिली हुई है, ये भी याद रखिएगा। मातृदेवी, मातृदेवी की मूर्ति, सबसे अधिक मातृदेवी की मूर्ति मिली हुई है मिट्टी की मूर्तियों में। अब मिट्टी की मूर्तियां जो थी वो चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी। चिकोटी पद्धति, ये अक्सर पूछा जा सकता है कि धातु की जो मूर्ति बनती थी वो किस पद्धति से बनती थी और मिट्टी की जो बनती थी वो किस पद्धति से बनती थी। तो ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी की मूर्ति चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी, हाथ से बनाते थे चिकोटी पद्धति से। मिट्टी की कई तरह की मूर्तियां मिली हुई हैं। मानव मूर्ति मृण मूर्ति के रूप में मिला हुआ है। मिट्टी का प्रयोग हल का बताए थे इसके पहले वाले क्लास में कि हल का प्रतिरूप मिला हुआ है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है ये लोग हल से खेती करते रहे होंगे। हल से मूर्तियां जानवरों की भी मिली हुई हैं, जैसे वृषभ की मूर्तियां मिली हुई हैं कुछ जगहों पे। जैसे अगर इसमें अगर हो तो हम आपको दिखाएं वृषभ की मूर्ति। ये देखिए, ये भी मिट्टी की बनी हुई वृषभ मूर्ति है। तो इस तरह से ये लोग मिट्टी का प्रयोग भी करते थे मूर्तियां बनाने के लिए, चाहे वो मानव मूर्ति के लिए हो या फिर पशु मूर्ति के लिए। ठीक, ये देखिए, ये भी एक मूर्ति है, मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति। ये मातृदेवी की मूर्ति है, मातृदेवी की मूर्ति, ये भी मिट्टी की बनी हुई है। जैसे लग रहा कोई देवी हो, ये छत्र बनाया गया हो, ये समथिंग मुकुट की तरह का है। ठीक है, मिट्टी से देखिए ये सब मृदभांड बनाया गया है, मिट्टी के बर्तन है ये मृदभांड। इसके बारे में जब आप पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये चाक का प्रयोग करते थे या फिर हाथों से भी बनाते थे, कुछ ऐसी चीजें थी। आपको सिर्फ दिखा रहा है कि मिट्टी से ये लोग क्या क्या बनाते थे। ठीक है, ये सारी चीजें रही। मूर्तियां बनाने के लिए धातु का प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे, मिट्टी का भी प्रयोग करते थे। अब हम चर्चा करेंगे कि शिल्पकार के लिए जो भी इन्हें सामग्री लेनी होती थी, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, वो ये कहां से प्राप्त करते थे और किस तरह की नीतियों का प्रयोग करते थे। क्योंकि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती रही होगी। अगर हम देखें तो होता क्या है, कुछ चीजें तो स्थानीय स्तर पर मिल जाती हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ चीजें मिल जाती हैं, खासकर मिट्टी लगभग स्थानीय स्तर पर मिल जाती है। अगर वो कहीं पहाड़ी क्षेत्र में है तो उनको पत्थर भी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अब ये मान के चलें कि पत्थर, लकड़ी और धातु ये हर स्थानीय जगहों पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जलोढ़ वाला क्षेत्र, जलोढ़ मतलब बाढ़ वाला क्षेत्र था। वहां पर कुछ ऐसी लकड़ियां भी नहीं मिल पाती थी जो इनको शिल्पकार के लिए पे रहे। ऐसा नहीं कि वहां पे जंगल नहीं होते थे, जलोढ़ क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में जंगल होते हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त ये चीजें होती थी। तो इन्हें ये या तो दूरस्थ क्षेत्रों से आयात करते थे या फिर विदेशों से आयात करते थे। अभी हम लोग जब मिट्टी की मूर्ति की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पर मिट्टी की बनी हुई प्रतिरूप बैलगाड़ी का मिला हुआ है। बैलगाड़ी का मॉडल या प्रतिरूप। तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि प्रतिरूप, इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पावासी माल को ढोने के लिए स्थल मार्ग में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, स्थल से ले आने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे परिवहन में। अब कहीं कहीं
जब आप मुद्रांकन के बारे में, मुहर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ जगहों पर नाव के चित्र मिलते हैं, नाव के चित्र मिलते हैं। तो ये अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो नदियों के किनारे हैं या फिर नदी से कुछ ही दूरी पे हैं। तो संभव है वो नदी मार्ग का भी प्रयोग आवागमन के लिए, परिवहन के लिए करते हूं और अपने सामग्रियों को ले जाने और ले आने के लिए भी करते हूं। इसका मतलब कि परिवहन के साधन के रूप में ये स्थल और जल दोनों मार्गों का प्रयोग करते हूं। ठीक, ये हम लोगों ने देखा। अब ये देखेंगे कि जो स्थानीय स्तर पे है वो तो इन चीजों से पा जाएंगे। ये संभव है कि इन्हें विदेशों से भी या उपमहाद्वीप से बाहर भी जाना पड़े। आपको थोड़ी सी ज्योग्राफिक चीज बता दे, क्योंकि मानचित्र के साथ, तिथियों के साथ अगर आप इतिहास को पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप में आपको लाभ होगा। इसके बगैर पढ़ेंगे तो परेशानियां तो उठानी पड़ेगी, भूलेगा बड़े जल्दी। अब आपको यह तो पता होगा कि द्वीप किसको कहते हैं, और अगर नहीं तो हम यहां पे बता देते हैं। द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है, ये सारी चीजें जब चारों ओर से घिरा रहेगा तो ये द्वीप है। छोटा कोई खंड है, चारों ओर से घिरा हुआ है तो ये द्वीप हो जाता है। चारों ओर से घिरा हुआ है कोई महाखंड है, बड़ा आकार का है, तो महाद्वीप हो जाएगा। और प्रायद्वीप में क्या होता है कि वो तीन तरफ से घिरा रहता है, तीन तरफ से समंदर से घिरा रहता है, तो वो प्रायद्वीप हो जाता है। जैसे आपको यहां अगर दिखे, ये देखिए, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, और इन सारी जगहों पे ये, यहां पर भी ये फारस की खाड़ी है, तो आपको ये दिखेगा कि ये अरब प्रायद्वीप है। इसी तरह हमारे भारत में भी जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है उसको हम लोग प्रायद्वीप का नाम देते हैं। ठीक है, अब शिल्प उत्पादन करने के जो तरीके थे इनके, वो बताया गया कहां कहां से ये लोग इसको हासिल करते रहे होंगे। स्थानीय स्तर पे तो लेते ही थे, अब विदेशों से भी ले आते रहे होंगे। जैसे अगर आप देखें तो ये मेलुहा है, मेलुहा मतलब सैंधव सभ्यता। अगर हम आपको दिखाएं, अगर हम इनके स्थानीय व्यापार को तो देखें, और स्थानीय व्यापार के अंतर्गत ये भी जान लीजिए कि वो लोग, जैसे अगर भारत का आप मैप बनाएं, ये वाला एरिया, ये गुजरात का एरिया है और ये महाराष्ट्र का, ठीक। और आपको दिखेगा कि ये वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान का है, और यहीं पे आपको अफगानिस्तान मिलता है, यहीं पे ऐसे ये अफगानिस्तान है। अगर हम इस स्थानीय स्तर को देखें तो इन्हें सोने के लिए, सोना धातु के लिए, सोना धातु के लिए ये दक्षिण की तरफ जाते थे, दक्षिण की तरफ। और तांबे के लिए इन्हें राजस्थान में खेतड़ी से ही मिल जाता था, खेतड़ी से, खेतड़ी से। इसी तरह जो चीजें इन्हें विदेश से लानी होती थी तो वो बाहर जाते थे। यहां पे आपको मेसोपोटामिया दिख रहा है, और ये फिर डिलमुन है, ये मगन है, और ये मेलुहा। इन चार चीजों को समझना काफी जरूरी है हड़प्पा कालीन व्यापार को समझने के लिए, ठीक। इसके पहले अगर हम ये देख लें कि किन किन जगहों से क्या क्या चीजें आती रही, फिर हम विदेश व्यापार पे जाते हैं। जैसे स्थानीय स्तर पे अगर हम देखें
तो इनके लिए स्थानीय तो एक तरह से अफगानिस्तान भी था, बगल में ही था, बहुत दूर नहीं था। यहां पर भी एक सोर्तुगोई थी, सोर्तुगई, या कहीं कहीं घई मिलता है, सोर्तुगई। यहां पे इन्होंने व्यापारिक मंडी बना रखी थी। वहां पे उनके उस व्यापारिक मंडी के नजदीक में लाजवर्द नाम की एक नीली मणि मिला करती थी। आज भी जो लोग रत्नों के बारे में जानकारी रखते होंगे या जिन्हें पहनने का शौक होगा, लाजवर्द मणि एक रत्न होता है, उसको पहना जाता है। उसे अंग्रेजी में लेपिस लेजुली कहते हैं। ठीक, ये सबसे नजदीक था यहाँ पे सोर्तुगई पे। और यह हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल तो है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं है। हड़प्पा वासियों का ये एक व्यापारिक मंडी थी, कॉलोनी बना रखे थे, बस्ती बना रखे थे। जैसे जब आधुनिक काल में आप देखेंगे तो अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के, उन्होंने कई कई जगहों पे अपनी कॉलोनी बनाई, फिर अपने आप को विस्तृत करते चले गए। तो ऐसे ही जो हड़प्पा वासी थे वो दो तरह से अपने कार्य करते थे। पहला तो ये स्थानीय स्तर पर व्यापारिक मंडल भेजा करते थे कि आप जाएं, उनसे संपर्क करें स्थानीय लोगों से। और दूसरा विदेशों में भी ये भेजते थे और कॉलोनियां बना लेते थे। इस तरह से वहां पे सामान को इकट्ठा करते थे, फिर अपने देश की तरफ भेज देते थे। ये अफगानिस्तान का हुआ। इसी तरह से अगर भड़ौच में देखेंगे तो इनको यहां पर लोथल से कार्निलियन नाम का एक पत्थर मिलता था। कार्निलियन ये वहां से प्राप्त करते थे। और जो सेलखड़ी प्राप्त करते थे वो उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त करते थे। तांबा के बारे में हमने बताया, ये खेतड़ी से प्राप्त करते थे। यहां पे ध्यान देने की बात यह भी है कि जो खेतड़ी थी वो, उसकी जो संस्कृति थी वो नागेश्वर वाली थी। वो हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति भी नहीं थी। उनके एक अलग ढंग के मृदभांड हुआ करते थे, उनके रहन सहन भी अलग थे। लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोग इनसे संपर्क बनाए हुए थे और इनसे आयात करते थे तांबा। उत्पादित वस्तुओं का भी इनसे आयात करते रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जब पढ़े तो खेतड़ी से तांबा उत्पादन के लिए भट्टियां भी मिली हुई हैं, कच्ची सामग्रियां भी मिली हुई हैं। ठीक है। और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा कि इस संस्कृति के लोग, हड़प्पा संस्कृति लोग कॉलोनी बनाते थे। तो अब हम लोग चलते हैं विदेश व्यापार की तरफ। जो इनकी समकालीन सभ्यता है हड़प्पा वासियों की, वो एक दजला फरात, ये दोनों नदियां हैं, इसके बीचों बीच मेसोपोटामिया है। इसका मतलब ही होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, मेसोपोटामिया। ठीक, मेसोपोटामिया ये। और दूसरा है नील नदी के किनारे, नील नदी, इसके किनारे था मिस्र की सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता की समकालीन रही। ठीक है। तो अगर हम इनसे इनका व्यापारिक संबंध ज्ञात करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया में एक लेख मिला था जिसमें डिलमुन, मगन और मेलुहा का उल्लेख है। और पुरातत्वविदों के द्वारा मेलुहा का संबंध सैंधव सभ्यता से लगाया गया। पहला है डिलमुन, जिसे कहीं कहीं दिलमुन भी कहा जा रहा है। दूसरा है मगन,
तीसरा है मेलुहा। मेलुहा। अब इन तीनों के बारे में पुरातत्वविदों की क्या राय है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। जैसे ये अगर अरब प्रायद्वीप आप देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है ये ओमान का होता है और ये वाला एरिया यमन आता है, ये यमन हो जाता है, यमन, और ये ओमान। ओमान। तो विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि मगन जो है ओमान की ही कोई बस्ती थी। फिर डिलमुन जो है इसका जो अनुमान लगाया गया है ओमान, और डिलमुन का अनुमान लगाया गया है बहरीन से। बहरीन से, ये बहरीन है, बहरीन। और मेलुहा जो है ये सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थलों के लिए कहा गया है, मेनली मोहनजोदड़ो के लिए। आप देखे होंगे हड़प्पा यहां लिख दिया गया, वो उसको उसमें संशोधन नहीं किया है, यहां पे लोथल पे, लेकिन मेलुहा यहां पे लिखा गया है सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गया विदेशी व्यापार से संबंधित। और ये मेसोपोटामिया के ही ये सब स्थल है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेसोपोटामिया का है। और मिस्र जो पड़ता है वो अफ्रीका में पड़ता है, वो इस मैप में नहीं है। अब सोचे कि इनका व्यापार किस तरह से होता रहा होगा। दो तरह से, ये स्थल मार्ग का भी प्रयोग करते रहे होंगे जाने के लिए, ये नदी मार्ग का भी अनुसरण करते रहे होंगे, ये स्थल मार्ग का भी प्रयोग करते रहेंगे और जल मार्ग का भी प्रयोग करते रहे होंगे। क्योंकि अगर हम चित्रों को देखें, संभव है कि इसमें हो, ये देखें, यह एक मुहर है और इस पे नौका बनी हुई है, नौका बनी हुई है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जल मार्ग से परिचित थे। ठीक, अभी जब हम लोग मुहर या मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ये सब भी मुहर है। विदेशी व्यापार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और यह लेख जो मिला हुआ है 3000 ईस्वी पूर्व के, ये भी बताता है किन किन वस्तुओं का हड़प्पावासी आयात करते थे और किन किन वस्तुओं का हड़प्पा वासियों के द्वारा निर्यात किया जाता था। ठीक, अब ये देखें कि ओमान से भी ये लोग तांबा आयात करते थे, ओमान से भी ये लोग तांबा आयात करते थे, तांबा, तांबा। और मेसोपोटामिया से भी कुछ ऐसे धातु अवशेष मिले हुए हैं जो तांबे के हैं, मेसोपोटामिया। लेकिन इन दोनों की खासियत यह है कि इनमें निकिल का कुछ अंश मिलता है, निकिल का अंश मिलता है इनके तांबे में, निकिल का, जो आप लोग साइंस में लिखते होंगे ऐसे, निकिल का भी अवशेष इनके यहां मिलता है। अब इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारे यहां हड़प्पा कालीन तांबा है उसमें कुछ ऐसा मिलता नहीं, लेकिन अगर जो भी मिलता है जिसमें निकिल के अवशेष मिलते हैं तो यह माना जाता कि वहां से आयात किया जाता होगा। जैसे हम लोग पढ़े कि तांबा राजस्थान के खेतड़ी से हड़प्पा वासी लेते थे, उसी तरह हड़प्पा वासियों के द्वारा ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ठीक, अब एक चीज और देखें, अगर यहां पे तो हम आपको दिखाते हैं, यह ओमान से मिला हुआ एक हड़प्पाई मर्तबान है, मर्तबान वहां पे कट गया है, आपको दिखाते हैं, ये मर्तबान, ये सुराही की तरह का एक बर्तन होता था। सुराही में क्या होता था, उसकी गर्दन लंबी होती थी और नीचे चौड़ा होता था, और मर्तबान में क्या होता है कि नीचे पतला होता है, ऊपर की तरफ चौड़ा होता है।
ऐसे, और यहां इसका मुंह होता है, और इसमें यहां इसका मुंह होता है। तो ये मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता का एक मर्तबान। इसकी एक खासियत और है, इस मर्तबान के ऊपर काले मिट्टी का एक लेप लगा दिया गया है। वो इसलिए लगाया गया है कि जो नीचे का द्रव पदार्थ है वो रिस करके बाहर न आने पाए। जो लोग साइंस के विद्यार्थी हो उन्हें इतना अंदाजा होगा कि गर्मी के मौसम में पानी घड़े में रखा जाता है, और घड़े में पानी रखने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो मोटी मोटा आपको इस संदर्भ में कुछ बताएं। वो मिट्टी के जो बर्तन में जो सरंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी के माध्यम से पानी रिस करके ऊपर आता जाता है, और फिर बर्तन के इर्द गिर्द जो हवाएं होती हैं वो उस पानी को वाष्पित करती जाती हैं। इस क्रिया के लिए उन्हें उष्मा की जरूरत होती है, और वो उष्मा उसी पानी से ही लेती हैं। इस आधार पे पानी ठंडा होता जाता है। ये बताने के पीछे का यह उद्देश्य था कि जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं अगर वो सरंध्र युक्त है, छिद्र युक्त है, तो उससे पानी ऊपर की तरफ रिस जाता है। इसी रिसाव को रोकने के लिए इस मर्तमान के ऊपर काले रंग का एक लेप लगाया गया है, जिससे कि रिसाव ना हो। अब ये अनुमान नहीं लगा अभी तक चल पाया है, पता चल पाया है कि आखिर इसमें कौन सा द्रव भर करके हड़प्पा वासी ओमान को भेजते थे। कुछ तो रहा होगा, और इसी के बदले वो लोग ओमान से तांबे का आयात करते थे। तांबे का आयात करते थे, तांबे का आयात, ठीक, ओमान से। ओमान से ये तांबे का आयात करते थे, ये चीजें भेज करके। बस ये नहीं समझ में आया है कि इसमें क्या भर के भेजते थे। कुछ तो ऐसा रहा ही होगा। यहां से आबनूस की एक लकड़ी भी भेजी जाती थी, बड़ी काली रंग की होती है, आबनूस की लकड़ी। आबनूस की लकड़ी धातुओं का भी निर्यात यहां से करते थे, पत्थरों का भी निर्यात करते थे। मतलब जो जिनके यहां नहीं होता था वो आयात करता था, जो जिसके यहां होता था वो निर्यात करता था। और ये प्रणाली लगभग विनिमय माध्यम से चलती थी, क्योंकि मुद्रा उस समय थी नहीं। विनिमय के लिए ये लोग वस्तुओं का ही विनिमय करते थे, जिनके पास जो है वो देते थे, जो नहीं है वो लेते थे। उसमें पैसे वाली समस्या तो नहीं रही होगी, सुविधा रही होगी, समस्या नहीं, पैसे वाली सुविधा। ये चीजें हुई। मेसोपोटामिया में एक वहां पे मिथक या कुछ कहावतें भी मानी जाती हैं, और कहा जाता कि वहां पे एक हाजी पक्षी, हाजी पक्षी की चर्चा करते हैं वहां के स्थानीय, और वो कहते हैं कि इसकी आवाज इतनी तेज है कि वो राजप्रसाद अर्थात महल तक आती है। और पुरातत्वविदों के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि ये हाजी पक्षी मोर होगी, मोर, पीकॉक, मोर होगा। और इसका तादाद में स्थापित करने के बाद कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि संभव है इसका निर्यात भी किया जाता रहा हो भारत से उधर की तरफ। मतलब हड़प्पा वासी मोर का निर्यात भी करते हो, क्योंकि जब बाद में आप आएंगे, जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का देखेंगे, तो वहां पे जातक कथाओं में भी मिलता है कि भारत की तरफ से यवनों के द्वारा कौवा और मोर का आयात किया जाता था। मतलब भारत के लोग इसको मोर और कौवा का निर्यात करते थे। ठीक है, ये हम लोग देखे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें कि जो चित्र मिला हुआ है, ये एक चित्र मिला हुआ मेसोपोटामिया का एक बेलनाकार मुहर है। ये बेलनाकार मुहर है।
इसी का विस्तार यहां दिखाया गया है, ये देखें। और यहां पे दिख रहा है एक कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला ऑक्स, और ये विशेषता कहां की है? सैंधव सभ्यता की विशेषता है। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं यह इससे प्रभावित थे। हड़प्पा वासियों के द्वारा वहां के लोग, मेसोपोटामिया के लोग भी प्रभावित थे। इसके अगर हम आगे जाएं तो आपको यह दिख रहा होगा गोलाकार, वृत्ताकार, वृत्ताकार मुहर, वृत्ताकार मुहर, ये फारस की विशेषता थी, फारस की, या फिर ओमान की तरफ से कह सकते हैं, क्योंकि वही पड़ जाता है अरब वाले प्रायद्वीप में। ये फिर आयताकार मिला हुआ है। अब हम अध्ययन करने के लिए अगर देखें, मोहर, लिपि और पाठ, ये आपको हेडिंग मिलेगी, जिनके पास एनसीईआरटी बुक होगी वो देखें, ये उनके पास एक हेडिंग मिलती है। अब हम मोहरों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने मोटा मोटा इसका परिचय लिया, अब इसको विस्तृत रूप में देखते हैं। मुहर या मुद्रांक, मुद्रांक भी कहीं कहीं कहते हैं, या फिर सील, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता होगा? इसका उद्देश्य यह होता रहा होगा कि जो भी वस्तु कहीं के लिए निर्यात की जाती है, सपोज करें किसी कपड़े में या बोरे में उसको भर दिया गया, फिर उसको बांध दिया गया, फिर उस पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी रख करके और उस पर मुहर से ठप्पा लगा दिया गया, तो उससे दो उद्देश्य पूरा होता था। पहला तो ये कि उस गठरी में कौन सी वस्तु है, दूसरी वो भेजने वाले के बारे में भी बताती थी, प्रेषक वस्तु के बारे में भी बताएगी और प्रेषक के बारे में भी मुहर के द्वारा जानकारी हो जाएगी। और ये भी सोचें कि अगर इसको मुहर लगा करके कहीं भेजा जा रहा है और उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो वो सील टूट जाएगी, मतलब ये भी कंफर्म हो जाएगा कि रास्ते में उसके साथ कुछ ना कुछ किया गया है, ये भी तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से सुरक्षा के दृष्टि से भी इसका प्रयोग किया जाता था। वस्तु क्या है इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, किसने भेजा इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब जो प्रतीक होता था मुहरों पर वो कुछ विशेष प्रकार का हुआ करता था। जब हम लोग अभी लिपि पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कहीं पे ऐसे अंग्रेजी की यू आकार का, कहीं मछली मिलेगी, ऐसे ये सब मिलेंगे। इसी के माध्यम से हम लोग लिपियों का पता लगाएंगे। ज्यादातर लिपियां मुहरों पर ही मिली हुई हैं। इनका ये उद्देश्य होता था। अब जो ये ओमान का मिला हुआ है इसमें भी आपको वृषभ दिख रहा होगा, वृषभ, यहां पे नौका दिख रहा होगा, ये मेसोपोटामिया से मिला हुआ है, मेसोपोटामिया से मिला हुआ है ये। इसीलिए मेसोपोटामिया वाले लोग मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे, नाविकों का देश, नाविकों का देश। हड़प्पावासी सैंधव निवासियों को नाविका का देश, नाविकों का देश कहते थे। तो इसका मतलब यह निश्चित था कि ये लोग समंदर का इस्तेमाल
व्यापार के लिए करते रहे होंगे। समंदर का इस्तेमाल ये लोग व्यापार के लिए करते रहे होंगे, यहां से ले आने के लिए। ठीक, ये ओमान के बारे में रहा। अब हम लोग देखें तो आपको मुहर लगने के बाद किस तरह से दिखता था वो दिखाएं। ये देखिए, एक मिट्टी है, कहीं से भी कोई मिट्टी लगाई गई है किसी वस्तु पर, अब उसके बाद इस पे मुहर लगाया गया है। ये देखिए, एक मुहर आपको यहां ये दिख रहा होगा, एक मुहर ये दिख रहा है आपको, ये, और एक मुहर यहां दिख रहा है, ये दो तो क्लियर कट में दिख रहे हैं। यह जो मिला हुआ है ये रोपड़ से मिला हुआ है, रोपड़। सीखने में टाइम लगेगा। आइए देखें, रोपड़ तो ये रोपड़ से एक प्रतिरूप मिला हुआ है, कोई मिट्टी है जहां पे मुहर लगाई गई है। आप ही लोग नहीं सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तकनीकी ज्ञान, यहाँ की जो टेक्नीशियन है उनके माध्यम से इस पर कुछ वर्क हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मुहर लगने के बाद अक्सर देखें, जो भी मुहर में आपको चित्र दिखेगा, जब आप किसी पर सील लगा देंगे, मुहर लगा देंगे, तो वो अपना वो बदल देता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। जो लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे उनमें देखते होंगे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है उसका क्या बदलता है, दायां का बायां हो जाता है कि बायां का दायां हो जाता है, पार्श्व में परिवर्तन हो जाता है, ऊपर नीचे का परिवर्तन जल में होता है। लेकिन इसी टाइप का यहां हो जाता है। ये जो समझ लीजिए कि दर्पण वाला व्यवहार है, यहां दर्पण का व्यवहार इस टाइप का। ठीक है, ये देखिए पत्थर की मूर्ति जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा रखे हैं भैंस है, कपड़ा भी पहने हैं, ये पत्थर की एक मूर्ति है। हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुहर के बारे में जानकारी ले रहे थे। ठीक, तो मुहरों का कुछ इसी टाइप का प्रयोग होता था, क्यों लगते थे, प्रेषक की भी जानकारी, वस्तु की जानकारी हम लोगों ने लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो है लिपि। लिपि के बारे में जानकारी लेते हैं। लिपि, पहले तो अभी आपको ये बता दें कि लिपि क्या होती है और भाषा क्या होता है। कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा क्या है और लिपि क्या है, लिपि क्या है और भाषा क्या है। जैसे अगर हम यहां पे लिख देते हैं राम जाता है, तो ये हिंदी है, भाषा तो हो गई इसकी हिंदी, लेकिन लिपि हो गया ये देवनागरी। देवनागरी, ये देवनागरी में लिखा है, लेकिन हम इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, राम जाता है। आजकल व्हाट्सएप वाले कुछ ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं, उनको लगता है हम अंग्रेजी लिख दिए, लेकिन ये अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ये भी हिंदी ही है, बस उनकी लिपि बदल जाती है और उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग कर दिया है, जिस लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। मतलब भाषा वो होता है जो हम लोग बोलते हैं शब्द, और जो उसको हम किसी धरातल पर लिख देते हैं वही स्क्रिप्ट हो जाती है।
ठीक है। लिपि आते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर। माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि, माना क्या सत्य है कि हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके पीछे का कारण यह है कि अभी तक हड़प्पा लिपि से संबंधित कोई भी दुभाषीय लेख नहीं मिला हुआ है। द्विभाषी मतलब एक जो हड़प्पा लिपि में लिखा हो, दूसरा अन्यत्र लिपि में लिखा हो। क्योंकि अगर दुभाषी रहता तो अगर दूसरी वाली लिपि को पढ़ लिया जाता तो ये अनुवादित हो जाता, ये मान लिया जाता हाँ इसमें ये लिखा हुआ है संबंधित, जैसे मेसोपोटामिया वाला था वहां भी पता चल गया लगभग लोगों के द्वारा। यहां पे अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने किया, सबसे पहला प्रयास तो कनिंघम महोदय ने किया। अगर आप इसको लिख लें, वैसे भी हम इसको कंक्लूजन करेंगे अंतिम में और एक संपूर्ण रिवीजन भी करेंगे। आप लोग बता दें जब इसका संपूर्ण हो जाएगा, जो भी 5-6 पार्ट इसके बनाए जा रहे हैं, उसके बाद इसका एक संपूर्ण रिवीजन होगा। एक ही दिन में शार्ट में बता दिया जाएगा आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और संभव होगा तो हम टीम के द्वारा टीम से अनुरोध करेंगे कि इसी का बहुविकल्पीय प्रश्न भी हल करवा दिया जाए। इससे क्या होगा कि आप लोगों ने विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया, फिर इसका संपूर्ण शार्ट में रिवीजन करेंगे और फिर जब इसका एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जब बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले कोशिश की है कनिंघम महोदय ने इसको हल करने के लिए कि ये क्या है, और ये कोशिश की है कि ब्राह्मी लिपि के द्वारा इसको पढ़ा जाए, लेकिन नाकामयाब रहे। फिर एस.आर. राव भी कोशिश करते हैं, जिनके बारे में जब आप पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में इनका योगदान रहा 1956 में, 55-56 में ये हड़प्पा को खोद रहे हैं, यही खोद कर निकाले थे वहां पे गोदीबाड़ा जहाज वहाज, पढ़ना आपको पढ़ रहा है। ये भी कोशिश करते हैं, आई महादेवन भी कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं इसको तमिल लिपि में ले आने की, लेकिन किसी के द्वारा भी कामयाबी नहीं मिलती है। आज भी अबूझ पहेली बनी हुई है ये लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण तो हमने बताया कि द्विभाषी लेख का न मिलना, दूसरा बड़े छोटे छोटे यहां पे लेख मिले हुए हैं, किसी में 10 अक्षर है, किसी में 12 अक्षर है, किसी में 1 अक्षर है, और इसका मुख्य जो सबसे बड़ा मिला हुआ वो 26 अक्षर का है। 26 अक्षर या प्रतीक, और इसको प्रतीक चिन्ह ही कह सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग देवनागरी या फिर रोमन लिपि जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसकी तरह नहीं था कि इसमें कोई स्वर होगा, कोई व्यंजन होगा, कोई वॉवेल्स होगा, कोई कॉन्सोनेंट्स होगा, ऐसा इसमें था नहीं, अलग अलग दिखते हैं। और 375 से लगभग 400 प्रतीक या अक्षर अब तक प्राप्त हो चुके हैं। सबसे पहला जो प्रतीक मिला था वो 1953 ईस्वी में मिला था, और ये आखिरी 1923 तक, लगभग 1923 तक संपूर्ण प्रतीकों का प्राप्ति हो चुका था, लगभग 400 का। आपको अगर दिखाएं इसमें, ये देखें, ये एक साइन बोर्ड है जो धौलावीरा से मिला हुआ है, और इसमें आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 प्रतीक हैं, 9 चिन्ह या 9 अक्षर, ठीक, 9 अक्षर। ये साइन बोर्ड है, वहां पे मुख्य गेट पे लगा हुआ था धौलावीरा के। धौलावीरा से एक प्राचीन पट मिला हुआ है, धौलावीरा से, ये गुजरात में पड़ता है। इसी तरह का छोटा मिल, अब इसमें देख लीजिए इतने बड़े बड़े अक्षर दूर से दिखते थे, ये काफी बड़ा सा है, लगभग 10-10 सेंटीमीटर, 12-12 सेंटीमीटर का है।
अब जब लिपियों का हम लोग इकट्ठा कर लिखा 375 के लगभग मिला हुआ, 400 के लगभग मिला हुआ है, तो ये देखते हैं पुरातत्वविदों ने ये देखा कि जैसे हम लोग देवनागरी लिखते हैं या रोमन लिखते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, सपोज कर लीजिए कि ये कोई धरातल है या कागज है, आप लिखना शुरू करते हैं तो यहां से, और जब आपका खत्म हो जाता तो ये वाला जगह बच जाता है, और अगर नहीं खत्म होता तो अंतिम तक जाता है। लेकिन अगर आप इधर से लिखते तो अगर नहीं खत्म होता तो यहां जगह बचता। इससे अनुमान ये लगाए कि हड़प्पावासी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, लिखते हैं, वो इस तरफ से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं। ये हड़प्पावासियों का है। और जब इनका लाइन यहां पूरा हो जाता है, यहां पे आकर के पूरा हो जाता है, तो ये लोग फिर यहां से नहीं शुरू करते हैं। जैसे हम लोग रोमन में या देवनागरी में शुरू करते हैं कि अगर यहां से हम लिखना शुरू किए, यहां से लिखना शुरू किए, यहां तक पहुंच गए, हमारी लाइन खत्म हो गई, तो फिर हम यहां से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते। उन्होंने लिखना यहां से दाएं तरफ से शुरू किया और यहां आए और फिर यहीं से वापस जा रहे हैं, फिर यहां हुआ तो ऐसे ऐसे, मतलब वो ऐसे ऐसे सांप की तरह बनाते थे। तो इसी को बूस्त्रोफेदन लिपि कहा गया है, गोमूत्रिका। पुरातत्वविदों के द्वारा इसे बूस्त्रोफेदन कहा गया है। बूस्त्रोफेदन। अब आप देखें कि इनके पास जो कुछ भी था वो चित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से समझा रहे हैं। किन किन प्रतीकों के माध्यम से? जो सबसे अधिक प्रतीक मिला हुआ है हड़प्पा लिपि में, हड़प्पा लिपि में अंग्रेजी के यू अक्षर, अंग्रेजी के यू अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक प्रयोग। सर्वाधिक प्रयोग यू अक्षर का। यू अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर जीव जंतुओं पक्षियों के बारे में देखें तो सबसे अधिक मछली का प्रयोग हुआ है, मछली के चिन्ह का प्रयोग, सबसे अधिक मछली के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इनका प्रयोग हुआ है सबसे अधिक, सर्वाधिक प्रयोग। जीवों के संदर्भ में जीवों के संदर्भ में सबसे अधिक मछली का प्रयोग हुआ है। और अगर प्रतीकों के, संपूर्ण प्रतीकों के रूप में देखेंगे तो यू अक्षर का प्रतीक सबसे अधिक हुआ है, यू अक्षर का सबसे अधिक मछली का जीवों में, और वैसे अगर देखेंगे तो यू का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमने पढ़ा कि इनकी लिपि को कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, कितने प्रतीक हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह से कुछ व्याकरणीय दृष्टि नहीं, क्योंकि उनके पास साहित्य का कोई हमको उल्लेख मिलता नहीं, कहां पे उनका, कहीं मृदहांडों पे मिल जा रहा है। 80% तो मुहरों पर इनका मिलता है, इनके सारे प्रतीक 80% मुहरों पर मिलते हैं।
जो बच रहा है 20% कहीं मृदभांडों पे मिल रहे हैं, कहीं किसी श्राइन बोर्ड पर मिल जा रहा है। ठीक है, अब जो भी मिल रहे हैं इनमें, इसीलिए सारे प्रतीकों में कोई एक भाव प्रकट करते हैं। इनका जो लक्षण है, या तो ये भाव प्रकट कर रहे हैं या वस्तु के बारे में बता रहे हैं, इस तरह से ये जो इनके प्रतीक है। इसलिए पुरातत्वविदों के द्वारा इन्हें भाव चित्रात्मक कहा गया है, या तो पिक्टोग्राफ कहा गया है। ठीक, इनकी जो लिखावट है, लिपि है, वो उसे कहा गया है बुस्त्रोफेदन, और जो इनकी लिपि प्रतीक है, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी कही गई है। तो हम लोग ये देखे कि इसका क्या कारण था लिपियों का उदय करने का, और किन किन उद्देश्यों के कारण था, उस लिपियों में क्या क्या था। तो इस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं। पूछ लेगा कि सर्वाधिक प्रतीक कौन सा प्रयोग किया गया है, जीवों में सबसे अधिक किसका किया गया है। सबसे पुराना इसमें 1900, हमने बताया 1953 में इसका पहला मिला था, आखिरी 1923 में मिला था। किन किन विद्वानों के द्वारा इसे लिखने की कोशिश, इसको पढ़ने की कोशिश की गई है। ठीक, अब हम लोग अगर देखें इसे, तो ये लिपि हो गई। हम लोगों ने मुहर को पढ़ा, अब लिपि को पढ़ा। लिपि को पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे बाट के बारे में। आइए ध्यान देते हैं। बाट का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा। अभी भी आप लोग देखते हैं 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी आप सामान तौल करके दिया जाता है, बाट ही है, इसी को बाट कहते हैं। ज्यादातर बाट घना आकार मिले हुए हैं, घन के आकार के, ऐसे। संभव हो अगर इसमें पढ़ा हो तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है बाट घन के आकार का, तौलने के लिए प्रयोग करते थे इसका। ठीक है, बाट की एक सबसे बड़ी विशेषता थी हड़प्पा वासियों की। इनका जो बाट हुआ करता था वो 16 के गुणज में था। इनका जो बाट था वो 16 के गुणज में था। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से इनके बाटों का मान हुआ करता था। और बाट बनाने के लिए ये पत्थरों का भी प्रयोग करते थे, मिट्टी का भी प्रयोग करते थे। ज्यादातर जैसे मुहर में देखें सेल खड़ी का, वैसे इनके बाटों में भी ये लोग प्रयोग करते थे। कहीं कहीं धातुओं का भी मिला हुआ है। फिर देखेंगे तो जो स्केल मिलता है, स्केल मतलब नापने के लिए, ये कहीं धातु का मिला हुआ है,
कहीं कहीं तो हाथी दांत का स्केल मिला हुआ है, लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला हुआ है, नापने वाला जो हम लोग यूज करते हैं, फीट जो यूज करते हैं स्केल, लोथल में एक हाथी दांत का स्केल मिला हुआ है। तो इस तरह से याद रखें कि बाट 16 के गुणज में होता है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आप लोगों ने देखा कि बाट का प्रयोग तौलने के लिए करते हैं, किसी वस्तु का कितना वजन है वो देखने के लिए एक पैमाना बना रखे थे, और वो पैमाना उनका 4, 8, 16 और 32 के, मतलब 16 के गुणज में था, इस तरह के था, आगे बढ़ता चला जाता। इस तरह हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाट और लिपि के संबंध में देखे। अगले क्लास में संभव करेंगे कि हम इस चैप्टर को क्लोज करें संपूर्ण रूप से पढ़ा करके, ज्यादातर कोशिश भी रहेगी। मेरा इस क्लास को विस्तार देने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए आप उसे विस्तृत ढंग से समझ लें। हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जिनको मेंस लिखना हो, इंटर के विद्यार्थियों के लिए तो लिखना ही लिखना रहता है, और उसमें अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं वो इस चैप्टर को पढ़ा लेने के बाद जब हम इसको समराइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, संपूर्ण रिवीजन करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल करवाया जाए यहाँ पे, तो वो प्रश्न आपका वहां से हल हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक तो कर दें। इससे क्या होता है, हमारी टीम का प्रोत्साहवर्धन होता है, उत्साहवर्धन होता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं और हमारे छात्रों को इससे लाभ हो रहा है। ठीक है, आप वेल का जो वो होता है नोटिफिकेशन उसको भी कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो बनेगा वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।